हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरिया के बारे में, यानी कि दस्त के बारे में। जब किसी भी व्यक्ति को डायरिया होती है तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो डायरिया या जो दस्त होते हैं वो फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड स्टूल, मतलब जो स्टूल होता है, जो पोटी होती है, उसमें जब लिक्विड का कंसंट्रेशन, जब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टूल वाटरी हो जाता है, तो उसे हम डायरिया या दस्त बोलते हैं। इसके अगर रीजन की बात करें, काजेस की बात करें, तो इसका जो कारण है वो वायरल हो सकता है, जैसे नोरोवायरस। बैक्टीरिया की भी वजह से डायरिया हो जाती है, जैसे साल्मोनेला, इकोलाई या कंपाइलोबैक्टर जैसी बैक्टीरिया जो हैं वो डायरिया का कारण बन जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोअल, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, जो पैरासाइट या प्रोटोजोआ होता है उसकी भी वजह से डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, जो हम मेडिसिन लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसकी भी वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी डायरिया हो जाती है। या कोई कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले रहा है तो वो अगर ज़्यादा ले लेता है तो उस वजह से भी डायरिया हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो व्यक्ति मिल्क को डाइजेस्ट करने में अनएबल होते हैं तो उस कंडीशन में भी वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो इसकी भी वजह से डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खा लें हम तो उस वजह से भी डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट है अल्कोहल, जब अल्कोहल का कंजम्पशन हो जाता है, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल ले लिया तो इस कंडीशन में भी डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरिया में और नॉर्मल कंडीशन में जो इंटेस्टाइन की जो मोटेलिटी है, इंटेस्टाइन की जो रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल में क्या है और डायरिया की कंडीशन में क्या है। तो हम पहले नॉर्मल को समझते हैं। जैसे कि जो ल्यूमेन होता है उससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसमें वाटर कम हो जाता है, तो जो स्टूल होता है वो नॉर्मल होता है। और डायरिया की केस में क्या होता है, जब ये ल्यूमेन होता है इससे जब बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो यह वाटर ल्यूमेन में ही बढ़ जाता है। इस कंडीशन में ये वाटर स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है, जो कि डायरिया का रूप ले लेता है। और जो नेक्स्ट है इसका रीजन, वो है जो ल्यूमेन में जब हाइपर सिक्रीशन होने लगता है वाटर का, तो उस कंडीशन में ल्यूमेन में वाटर बढ़ जाता है और वो स्टूल के साथ बाहर आता है, तो ये भी डायरिया की कंडीशन को काज करता है, मतलब ये भी डायरिया कराता है। नेक्स्ट जो है वो जब ल्यूमन में ऑस्मोटिक प्रेशर लोड जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी वाटर जो है वो ल्यूमन में बढ़ जाता है और वो स्टूल के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो उसे लिक्विडिफाई कर देता है, तो इस कंडीशन में भी यह डायरिया का रूप ले लेता है। नेक्स्ट इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स हैं जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, और पेट में जो है वो एब्डोमेन में क्रैम्पिंग, मतलब जो ऐंठन होती है पेट में वो देखने को मिल सकती है। स्टूल जो है पोटी का कलर भी चेंज हो सकता है, म्यूकस पस ब्लड आ सकता है पोटी में, और फेट भी आ सकता है, और वोमिटिंग, उल्टियाँ होंगी, नौजिया होगी, और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, और ब्लोटिंग मतलब स्वेलिंग महसूस होगी, पेट में स्वेलिंग हो जाएगी, और फुलनेस लगेगा कि पेट भरा भरा है, और फीवर भी आ जाता है इस कंडीशन में। और यहाँ पे जो वीकनेस है वो भी लगती है, कमजोरी लगेगी। जब किसी को डायरिया होती है, दस्त आते हैं तो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड जो केमिकल होते हैं, जो साल्ट होते हैं, वो एंटी मोटिलिटी एक्शन शो करते हैं। मतलब जो मोटिलिटी होती है इंटेस्टाइन की, जो इसमें जो इंटेस्टाइन होती है, जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है या ये जीआई ट्रैक है, तो इसमें जो फूड होता है वो इसमें चलता है, तो ये एक मोटिलिटी है। मतलब वो पहले मुंह में होगा, मुंह से फिर वो स्टमक में जाएगा, इसोफेगस से, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो बॉडी के बाहर जाएगा, तो ये एक मोटेलिटी है। तो इसको क्या करता है, रोक देता है लोपेरामाइड, एंटी मोटेलिटी एक्शन शो करता है। तब जो इसको रोक देता है तो मतलब जो फूड है जीआई ट्रैक्ट में, तो वो फूड रुक जाता है, कम मूवमेंट, उसका मूवमेंट कम हो जाता है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो बॉडी को टाइम मिल जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो जो यहाँ पे ज़्यादा वाटर था वो वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर कम हो जाएगा तो वो स्टूल के साथ कम जाएगा, तो वो डायरिया को रोकने का काम करेगा। तो लोपेरामाइड यही काम करती है, एंटी मोटिलिटी एक्शन। जैसे कि अगर चिल्ड्रंस में देखें, जो 6 साल से छोटे होते हैं बच्चे, उसमें इसका यूज नहीं करते हैं, और जो 6 से 12 साल के चिल्ड्रंस हैं उसमें 2 mg
यूज करते हैं लोपरामाइड, लोपेरामाइड। और अगर फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, हमें बार बार दस्त नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में इसकी डोज को 1 mg कर देते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर लगाई है मैंने लोपामाइड के नाम से, जो मार्केट में आती है, लोपेरामाइड 2 mg की टेबलेट, ये आपको यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट जो है, जो बच्चे 6 साल से बड़े होते हैं उनमें 4 mg दी जाती है। और जब फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, जब बार बार दस्त नहीं आते हैं, बंद होने लगते हैं, तो वो डोज 2 mg कर दी जाती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है रेसिसाडोट्रिल। इस ड्रग का यूज जो है वो, ये ड्रग जो है वो एक एंटी सिक्रेटरी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो इंटेस्टाइन है या जो जीआई ट्रैक्ट है, इसमें सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, तब भी वाटर जो है वो बढ़ जाता है ल्यूमेन में, तो वो भी डायरिया का रूप ले लेता है। तो उसको जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ वाटर है ल्यूमेन में, उसको भी ये रोक देता है, तो उससे भी डायरिया को रोकने में मदद मिल जाती है। तो ये जो रेसिसाडोट्रिल है, तो ये यही काम करती है, एंटी सिक्रेटरी, मतलब जो सिक्रीशन वाटर का हो रहा है उसको रोक देती है, जो हाइपर सिक्रीशन है उसको कम कर देती है। और इसकी डोज की बात करें तो 100 mg इसकी डोज होती है TDS, मतलब दिन में 3 बार ली जाती है। और 7 दिन से ज़्यादा इस दवाई का यूज हमें नहीं करना है। और चिल्ड्रन में अगर देखें तो 1.5 mg पर kg पर डोज इसकी डोज रेट होती है। ये रोडोट्रिल के नाम से भी मार्केट में आती है 100 mg में। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है इनको अपने आप नहीं लेना है, डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है और डॉक्टर की सलाह में ही लेना है, अपने खुद से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है वो, जैसे ये जो मैंने मेडिसिन बताई, ये मेडिसिन जो हैं वो डायरिया के लिए है सिर्फ। अगर मान लीजिए कि डायरिया में ब्लड आ रहा है या डायरिया के साथ फीवर है, तो इन मेडिसिन को नहीं लेना है। मतलब कि अगर ब्लड आ रहा है या फीवर है, तो मतलब इसका है कि ये इन्फेक्शन है या कोई इन्फेस्टेशन है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन है या कोई पैरासाइट की वजह से कोई इन्फेस्टेशन है। तो इस कंडीशन में इन दवाइयों का यूज हमें नहीं करना है। तो इसमें कौन सी दवाइयाँ यूज की जाएंगी? जब डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है या डायरिया के साथ फीवर भी है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स यूज की जाएंगी, जैसे ओफ्लॉक्सोजेट या फिर नॉरफ्लॉक्सटीजेट जैसी दवाइयाँ इसमें यूज की जाती हैं। ये 200 mg की टेबलेट है ओफ्लॉक्सासिन की, और ये यहाँ पे ये नॉरफ्लॉक्स 400 की है। तो ये एक एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसे ये ख़त्म करती हैं, उससे डायरिया को ये ट्रीट करेंगी। लेकिन अगर ब्लड और फीवर की कंडीशन नहीं है, नॉर्मल डायरिया है, तो जो लोपेरामाइड वाली ड्रग्स थी उसका यूज हम कर सकते हैं। और जो है नेक्स्ट है वो है ORS, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है उसका यूज हम करते हैं। जैसे कि जो डायरिया में सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो वाटर का लॉस होता है, इस वजह से काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो ORS जो है वो डिहाइड्रेशन को रोकता है। इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी से निकल जाते हैं वाटर के साथ, उनको ये बॉडी में पूरा करने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो है वायरल हो, मतलब या बैक्टीरियल हो या प्रोटोजोन है, किसी भी रीजन से अगर डायरिया हो रही है, तो उसमें जो फ्लूइड है और जो ORS है, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी नीड तो हमें हर हाल में है। मतलब बॉडी से, मतलब डायरिया दस्त किसी को हुए हैं तो वाटर का लॉस तो होना ही है, तो उसे पूरा करने के लिए हम वाटर भी लगाया जाता है, मतलब ड्रिप लगाई जाती है बॉडी में, जो पानी की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए, जो डिहाइड्रेशन हो गया है, और ORS भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलता रहे।